अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बेहतर गुजर रही है। मेरे तमाम लिसनर्स जिनकी तबीयत ख़राब है, जो परेशानी का शिकार हैं और वैसे भी जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उन सबको, मुझे, मेरी फैमिली को अल्लाह ताला सेहत दे, ज़िंदगी दे और हमारे तमाम कामों में आसानियाँ फरमाए। हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई इस तरह का वाक़या ज़रूर पेश आता है जो कि ना सिर्फ उसके लिए बल्कि उसके पूरी फैमिली मेम्बर्स के लिए एक याद बन के ना सिर्फ रह जाता है, बल्कि जब भी आप उस याद को या उस मेमोरी को रिकॉल करते हैं तो आप हैरानी का या खौफ का शिकार ज़रूर हो जाते हैं। तो आज की ये जो कहानी है ये हमारी एक लिसनर है जिनका नाम मैं शेयर नहीं करना चाहता। ये उनके फादर की कहानी है और ये बताती है, ये उस दौर की कहानी है जब 63-64 चल रहा था और इनके फादर एक फैक्ट्री के अंदर साइकिल पे जॉब पे जाया करते थे। बड़ा सिंपल दौर था, बहुत सादा, बहुत ही नफीस लोग हुआ करते थे। कभी किसी को किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत होती तो लोग आगे बढ़ के एक दूसरे की मदद किया करते। मेरे वालिद साहब की जो फैक्ट्री थी वो उनके घर से तकरीबन आधे पौन घंटे के रास्ते पे मौजूद थी और ये जो रास्ता था सरासर सुनसान और वीरान रास्ता था और इस रास्ते में एक छोटा सा कब्रिस्तान भी आया करता था। वैसे आमतौर पे मेरे अब्बू की जो शिफ्ट होती वो सुबह से शाम तक होती, लेकिन कभी कभी अगर फैक्ट्री में कोई काम हो या कोई वजह हो, कोई काम कंप्लीट करना हो तो वापस आते आते लेट नाइट भी हो जाया करती थी। तो एक दफ़ा ऐसा ही हुआ कि एक सर्द रात थी और मेरे अब्बू को फैक्ट्री में किसी काम की वजह से रोक लिया गया। अब्बू बताते हैं कि जब मैं फैक्ट्री से फ्री हुआ, यानी मेरे मालिक ने जब मुझे वापस जाने की इजाज़त दी तो रात के तकरीबन 12:30-1 बजे का टाइम था। हालांकि मेरे मालिक चाहते थे कि मैं वहाँ पे रुक जाऊँ, लेकिन बात ये थी कि मेरे घर वाले वहाँ पे यानी मेरे घर में परेशान हो रहे होते और अगर मैं पूरी रात यहीं पे रुक जाता तो जाहिर सी बात है उनको रात में नींद नहीं आती। जाहिर सी बात है मोबाइल ये सब मौजूद नहीं था तो एक दूसरे को इन्फॉर्म करना या बताना आसान नहीं था। खैर अबू बताते हैं कि जब मैं फैक्ट्री से निकला शदीद सर्दी थी। मैंने अपने सर के ऊपर एक टोपा पहन रखा था और इसके अलावा एक चादर के जरिए अपने पूरे जिस्म को ढांप रखा था। मैं साइकिल को जितना मुमकिन था उतनी तेज़ी के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ाता जा रहा था। इसी दौरानिए में मुझे ऐसा लगा कि जो मेरा रास्ता है यानी जिस रोड पे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इस रोड पे शायद कब्रिस्तान वाले रास्ते पे या कब्रिस्तान वाले रोड की तरफ कोई खड़ा हुआ है। जैसे जैसे मेरी साइकिल आगे बढ़ रही थी ठंडी ठंडी हवाएं मुझसे मुसलसल टकरा रही थीं और यकीनन जो भी यहाँ पे मौजूद था, यकीनन वो कोई परेशान मजबूर वजूद था जो कि किसी सवारी का या किसी मुसाफिर का इंतज़ार कर रहा था। पुराना दौर था, सादा लोग थे, एक दूसरे की मदद करना बड़े फ़ख्र का बाइस हुआ करता था। यही सोचने के बाद मेरे अब्बू ने जानबूझ के साइकिल को उस तरफ किया जहाँ पे वो वजूद मौजूद था और अब्बू बताते हैं कि जैसे ही मैंने साइकिल को थोड़ा सा नीचे यानी कच्चे की तरफ उतारना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा जैसे 8 या 9 या 10 साल की कोई छोटी बच्ची है जो कब्रिस्तान से कुछ कदम के फासले पे खड़ी हुई है। इतनी रात में, इस सर्दी में, इस बच्ची का यहाँ पे मौजूद होना यकीनन कोई ना कोई इस तरह की बात ज़रूर थी कि ये बच्ची यहाँ पे किसी मदद का इंतज़ार कर रही थी। ये हमदर्दी का जज्बा था। खैर मेरे अब्बू बताते हैं मैंने साइकिल एग्जैक्टली उस बच्ची के सामने जाके रोकी। खैर जब मैंने साइकिल रोकी तो मैंने देखा इस बच्ची का जो हुलिया था बड़ा गंदा सा हुलिया था। ऐसा लग रहा था जैसे कपड़े फटे हुए हैं और ये इस सर्दी में बेयारो मददगार यहाँ पे मौजूद है। मैंने उससे पूछा कि बेटा इतनी रात में तुम यहाँ पे किसका इंतज़ार कर रही हो। अजीब बात यह थी कि इस बच्ची ने मेरे अब्बू के इस सवाल का किसी भी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया।
मेरे अब्बू ने दोबारा से उस बच्ची से पूछा कि तुम्हें किसी मदद की ज़रूरत है। अब की बार ये जो बच्ची थी वो सीधी आगे बढ़ी और आगे बढ़ के पीछे जो कैरियर मौजूद था वहाँ पे आके बैठ गई, जैसे कि शायद इसको रास्ते में कहीं उतरना होगा। खैर मेरे अब्बू को भी यही लगा जैसे ये बच्ची शायद डर चुकी है, इसी वजह से किसी से बात नहीं कर पा रही है। खैर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके साइकिल को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। अब्बू बताते हैं कि जब मैंने इस बच्ची को अपनी साइकिल के ऊपर बिठाया था, सब कुछ नॉर्मल था, साइकिल बआसानी आगे बढ़ रही थी। लेकिन जैसे जैसे 1 या 1.5 मिनट मज़ीद गुजरा, अब ऐसा लग रहा था जैसे साइकिल पे पीछे की तरफ वज़न बढ़ता चला जा रहा है। मैं हालांकि भरपूर तरीके से ताकत लगा रहा था, पेंडल पे जोर मार रहा था, लेकिन उसके बावजूद साइकिल की जो रफ्तार थी ये मज़ीद कम से कम होती जा रही थी। अब ऐसा क्यों हो रहा था? या तो साइकिल पंचर हो चुकी थी या फिर शायद पीछे जो बच्ची मौजूद थी इसका वज़न बढ़ता चला जा रहा था। इसी दौरानिए में जबकि मैं पीछे मुड़ के देखता या उस बच्ची से पूछता, मुझे अपने सामने यानी कब्रिस्तान के दूसरे कॉर्नर की तरफ वही बच्ची जो कि अब से कुछ देर पहले मेरी साइकिल पे पीछे आके बैठी थी, उसी हुलिये में सामने खड़ी दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था उसी हुलिये में उन्हीं कपड़ों में वैसे ही बेयारो मददगार ये बच्ची दोबारा से यहाँ पे आके खड़ी हो चुकी है। लेकिन अगर ये बच्ची सामने मौजूद थी तो पीछे जिस बच्ची को मैंने बिठाया था फिर वो कौन थी? इससे पहले कि मैं पीछे मुड़ता, मेरे कंधे पे किसी ने एक भारी सा हाथ रखा। चलते चलते जब मैंने हल्के से यानी कॉर्नर ऑफ द आई से पीछे की तरफ देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे 8 या 9 फीट का कोई वजूद मेरी साइकिल पे पीछे की तरफ मौजूद है। और ऐसा लगा जैसे कोई बूढ़ी सी औरत है जो कि बहुत मोटी, बहुत ही लंबी औरत है, जो मेरे साइकिल के कैरियर के ऊपर बैठी हुई है। हालांकि मुझे अच्छी तरह याद था जब मैंने पीछे उस बच्ची को बिठाया था तो साइकिल भी हल्की थी और मैं अच्छी तरह उस बच्ची को पहचान सकता था। खैर मुझे अंदाज़ा हो चुका था ये जो कब्रिस्तान वाला एरिया है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह के वाक़यात पेश आते रहते हैं, लिहाजा मैंने ज़ोर ज़ोर से आयतुल कुर्सी की तिलावत करना शुरू कर दी। अब जैसे ही मैंने पहली, दूसरी और फिर तीसरी बार आयतुल कुर्सी की तिलावत की तो देखते ही देखते साइकिल की रफ्तार न सिर्फ बढ़ना शुरू हो गई, बल्कि ऐसा लगा जो भी साइकिल पे पीछे मौजूद था वो एकदम से उतर चुका है या फिर साइकिल के ऊपर से गायब हो चुका है। हैरानकुन बात यह थी कि ये बच्ची जो कि मुझे पहले यानी दूसरे कॉर्नर पे अभी दिखाई दी थी वो भी अब वहाँ पे मौजूद नहीं थी। अच्छा गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो पहली स्टोरी थी, ये कहानी, ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं आज की दूसरी बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक इस ऑडियो को, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। अक्सर कहा जाता है कि हालात इंसान की ज़िंदगी को या उसके रुख को तब्दील करके रख देते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हुआ करता है कि आपकी जो ज़िद होती है या आपकी जो अना होती है, आप उन वजूहात की बिना पे कभी ना कभी ऐसे मामलात में या ऐसी मुश्किलात में फंसते चले जाते हैं कि जिनसे बाहर निकलना या उन मुश्किलात को फेस करना आपके इख्तियार से बाहर हुआ करता है। और कुछ मिलता जुलता सिनेरियो मेरे चचा के साथ पेश आया था। 2015-16 में जब मेरे चचा की शादी हुई तो हम लोग, एक जॉइंट फैमिली सिस्टम था, मिल के रहा करते थे, एक दूसरे का ख्याल रखा जाता था। लेकिन मेरे चचा की जैसे ही शादी हुई तो फिर उसके 1 महीने के अंदर अंदर चचा ने डिसाइड किया कि वो अपनी बीवी को यानी हमारी चच्ची को लेके किसी दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएंगे। मेरी दादी
मेरे फादर, इवन के जितने भी घर वाले थे, सारे के सारे मेरे चचा को समझाया करते थे कि हमारे साथ रहें, मिल के रहेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन चचा ने किसी की एक ना सुनी। 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर उन्होंने अपना सामान लिया और गुलशन मेमार में किसी एक ब्लॉक में किसी एक प्रोजेक्ट के अंदर जाके शिफ्ट हो गए। अब ये जो गुलशन मेमार है, आज भी गुलशन मेमार को सुनसान या वीरान इलाका कहा जाता है और इस इलाके के करीब जवार में हाईवे मौजूद है, खाली मैदानात मौजूद हैं, गर्ज के बहुत सारी झाड़ियाँ और इस तरह का सिलसिला है जो वहाँ पे मौजूद हुआ करता है। अब हमारे चचा ने जिस प्रोजेक्ट में घर लिया था, या आप कह सकते हैं कि जिस प्रोजेक्ट में उन्होंने फ्लैट लिया था, ये बेसिकली 3रे माले पे था और 3rd फ्लोर पे इनको रहना था। इत्तेफाक की बात यह है कि जो उनसे नीचे यानी 2nd और 1st फ्लोर पे घर मौजूद थे, वो ना सिर्फ मुकम्मल तौर पे खाली थे, बल्कि जब से ये प्रोजेक्ट बना था, इस पूरी बिल्डिंग में हमारे चचा के अलावा कोई भी नहीं आया था। अब शुरू में तो इनको अच्छा लग रहा था कि सब कुछ अच्छा है, किसी भी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है, पीस ऑफ माइंड है। लेकिन जैसे जैसे 2, 4 या 6 दिन गुजरे तो जो चीज़ें थी वो ना सिर्फ बदलना शुरू हुई, बल्कि चचा के इख्तियार से बाहर होती चली गईं। जैसे कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रात के तकरीबन 8:30-9 बजे का टाइम था और चचा गैलरी में, या आप कह सकते हैं स्टेयर्स के पास खड़े हुए थे और नीचे उतर रहे थे। इत्तेफाक से इनके हाथ में मोबाइल मौजूद था और ये मोबाइल पे किसी से बातें कर रहे थे। अब बातें करते करते जैसे जैसे चचा नीचे आ रहे थे तो इनको महसूस हो रहा था कि जो भी मैं बात करता हूँ, ऐसा लगता है कि इसी बात को कोई रिपीट करता है। अब चचा क्योंकि मोबाइल यूज़ कर रहे थे, तो अगर कभी ऐसा हो कि आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो और आपकी ही आवाज़ आपको सुनाई दे, तो आपको लगता है जैसे ये वॉइस इको हो रही है या शायद कोई मेल फंक्शनिंग है। लेकिन चचा एकदम से खामोश हुए और उन्होंने फिर खामोश होने के बाद जानबूझ के कोई लफ्ज़ कहा। जैसे ही चचा ने कोई लफ्ज़ कहा तो वैसे ही ऐसा लगा कि चचा की ही आवाज़ में पीछे की तरफ से किसी ने वही लफ्ज़ अदा किया है। खैर, चचा ने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और नीचे उतरते हुए बात करते हुए बाहर निकल गए। अब ये तो इब्तिदा थी, उसके बाद अक्सर ऐसा होने लगा कि जो भी बात चचा और चची कर रहे होते, भले मोबाइल यूज़ हो रहा हो या ना हो रहा हो, ऐसा लगता कि उसी आवाज़ में किसी ने वही बात रिपीट की है। ये एक अजीब सी बात थी जो ना सिर्फ चचा को बल्कि चची को भी परेशान कर रही थी। और सही बात यह है कि चची जो थी वो ना सिर्फ खौफ में मुब्तला हो चुकी थी, बल्कि उनको अंदाज़ा हो चुका था कि जो कुछ हो रहा है वो कतन ठीक नहीं है। इसी तरह कुछ मज़ीद टाइम गुजरा और एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जो मेरे चचा थे, जब वो ऑफिस से वापस आए तो खाना खाने के बाद सोने के लिए लेट गए। कुछ देर के अंदर अंदर मेरे चचा की आंख लग चुकी थी, जबकि जो मेरी चची थी वो टीवी देख रही थी। इत्तेफाक से थोड़ी देर के बाद चचा को किसी ने बाहर की तरफ से, यानी घर के बाहर से आवाज़ दी। और अक्सर ऐसा हो जाया करता था, चचा के जो दोस्त थे जब भी वो उनसे मिलने आते थे तो चचा को वो नीचे से खड़े होके आवाज़ दिया करते थे और हमारे चचा वो आवाज़ सुनने के बाद उनको इशारा करके नीचे चले जाया करते थे। खैर, उस दिन जब चचा को किसी ने नीचे से आवाज़ दी तो चच्ची को कन्फर्म था कि ये चचा के यकीनन दोस्त हैं जो हमेशा की तरह नीचे आके आवाज़ें दे रहे हैं। अब इससे पहले कि चच्ची कोई रिप्लाई करती, ये चचा को उठाने की कोशिश करती। चचा के जवाब देने से पहले किसी ने बाकायदा उनको नीचे आवाज़ दे के कहा कि रुको, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। अब ये जो आवाज़ थी ये चचा की ही आवाज़ थी, जबकि चचा चची के बिल्कुल बराबर में उनके सामने सो रहे थे।
अब चचा के फ्रेंड को ये जिसने रिप्लाई किया था या जिसने आवाज़ दी थी, बिला आखिर ये किसकी आवाज़ थी? ये एक अजीब सूरत हाल थी जो ना सिर्फ दरपेश थी बल्कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इनके साथ क्या हो रहा है। खैर, जब चचा उठे तो चची ने उनको बताया। चचा ने कहा कि हो सकता है ये हमारा वहम हो। खैर, ये बात आई गई हो गई। इसी तरह कुछ मज़ीद टाइम गुजरा और एक रात के तकरीबन 10 या 11 बजे का टाइम था। इत्तफाक से जो चची थी वो वॉशरूम में नहा रही थी। चचा अपने दोस्त के साथ किसी काम से बाहर निकले हुए थे। खैर, चची बताती हैं कि जैसे ही मैं नहाने से फ्री हुई और मैं वॉशरूम से बाहर निकली तो मेरे जो बाल थे वो मुकम्मल तौर पे गीले हो रहे थे। और आम तौर पे ऐसा हुआ करता है कि जब आपके बाल गीले होते हैं तो आप अपने बालों को सुखाने के लिए अपने सर को नीचे कर लेते हैं। तो जैसे ही मैं वॉशरूम से बाहर निकली और बाहर निकलने के बाद मैंने अपने सर को नीचे की तरफ किया तो मुझे ऐसा लगा कि सामने की तरफ से, यानी जहाँ पे स्टेयर्स मौजूद हैं, उस तरफ से कोई आहिस्ता आहिस्ता करके चलना शुरू हुआ है और बढ़ता हुआ मेरी तरफ आ रहा है। अब मेरा जो सर था वो नीचे की तरफ था, मेरी निगाहें ज़मीन के ऊपर थीं और मेरे बालों से पानी टपक रहा था। चची बताती है कि जैसे ही मुझे ऐसा महसूस हुआ तो फ़ौरन से मैंने जो अपना चेहरा था या अपना जो मुंह था वो उस तरफ किया जहाँ से कोई चलता हुआ आ रहा था। और जैसे ही मैंने उस तरफ देखा तो मैंने देखा कि मेरी ही हमशक्ल, बिल्कुल मेरी ही हूबहू, मेरी ही जैसी लड़की मेरे सामने चलती हुई मेरी तरफ आ रही है। उसको भी देख के ऐसा लग रहा है जैसे वो भी अभी नहाने के बाद वॉशरूम से बाहर निकली है। वैसे ही उसके जो बाल हैं गीले हैं जैसे कि मेरे बाल हैं, और उसके चेहरे, उसके हाथ, उसके जिस्म को या उसके कलर को देख के कोई कह ही नहीं सकता कि ये मेरी हमशक्ल नहीं है। अब जैसे ही मैंने अपने सामने अपनी ही हमशक्ल को अपने घर के अंदर देखा तो उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। चची बताती है कि मैंने ज़ोर से एक चीख मारी और चीख मारने के बाद मैं बेहोश हो गई। जब चची की आंख खुली तो उनके करीब में चचा मौजूद थे जो कि चची को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। ये जो वाक़या था ये सबसे ख़तरनाक वाक़या था और अब चचा को भी यकीन आ चला था कि इस अपार्टमेंट में, इस प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ ऐसा है जो ख़तरनाक है। खैर, अब क्योंकि ये ऑलरेडी एडवांस भी दे चुके थे, किराया भी दे चुके थे और इनके पास मज़ीद इतने पैसे नहीं थे कि फ़ौरन से कोई घर चेंज कर सकें, तो इनके पास बेहतर ऑप्शन यही था यहीं पे रहते हुए टाइम गुजारें और जैसे ही कुछ पैसों का इंतज़ाम हो जाए या इनके लिए आसानी हो तो इस प्रोजेक्ट से निकल के किसी दूसरे प्रोजेक्ट में या वापस अपनी दादी के घर चले जाएं। अब जो मेरी चची थी वो अक्सर दरवाज़ा बंद रखती और कोशिश करती रहती कि कुछ ना कुछ तिलावत करती रहें। इसी तरह 2 या 3 हफ्ते के बाद इत्तफाक से जो मेरे चचा थे वो चची के साथ बाहर किसी काम से निकले हुए थे। अब जैसे ही ये लोग वापस आए तो रात के तकरीबन 1 या सवा 1 बजे का टाइम था और प्रोजेक्ट के अंदर एंटर होते ही जब सबसे पहले इन लोगों की निगाह छत की तरफ या ऊपर की तरफ पड़ी तो इन्होंने देखा कि 3rd फ्लोर पे, यानी जिस फ्लोर पे ये रहा करते हैं, उसकी गैलरी में कोई औरत खड़ी हुई है। अब ये जो औरत है, ना इसका चचा से या चची से कोई जान पहचान का ताल्लुक है, ना ही इससे पहले ज़िंदगी में इन दोनों ने इस औरत को कभी देखा था। अब ये लोग नीचे खड़े हुए थे और इनकी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन औरत है जो हमारे घर के अंदर न सिर्फ दाखिल हो चुकी है बल्कि घर में दाखिल होने के बाद बाकायदा गैलरी में खड़ी भी है और बाहर की तरफ झांक रही है। तकरीबन 10 या 15 मिनट तक ये लोग वहीं पे खड़े रहे। वो जो औरत थी मुसलसल चचा और चची की तरफ देख रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अजीब सी तंजिया सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पे मौजूद है। चची बताती हैं कि मैंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया था
कि मैं अब इस घर में, ये इस प्रोजेक्ट में, इस कमरे में कभी भी वापस नहीं जाने वाली। और हुआ भी ऐसे ही। ये लोग वापस अपनी बाइक पे, ये जो भी गाड़ी थी उसके अंदर बैठे और सीधा दादी के घर की तरफ रवाना हो गए।